नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि संग्राम सिंह ने हुड़ला सम्मेलन की रूपरेखा तैयार की, लेकिन सम्मेलन की डेट से पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है और जगत सिंह ने फिर उसकी अध्यक्षता की। इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं भीम सिंह के बारे में। भीम सिंह के बारे में एक बहुत ही प्रचलित कहानी है कि एक त्रिकोण बन जाता है जोधपुर, जयपुर और मेवाड़ के बीच में। मेवाड़ के भीम सिंह अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का विवाह जोधपुर के महाराजा भीम सिंह के साथ तय करते हैं, लेकिन शादी से पहले ही भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है। भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है जिसके कारण भीम सिंह ने, मेवाड़ के भीम सिंह ने उसकी पुत्री का विवाह, कृष्णा कुमारी का विवाह तय कर देता है वो जयपुर रियासत के महाराजा जगत सिंह के साथ। ठीक है। त्रिकोण बनता है मेवाड़। मेवाड़ की राजकुमारी है कौन? कृष्णा कुमारी। कृष्णा कुमारी। कृष्णा कुमारी का विवाह पहले तय किया जाता है किसके साथ? जोधपुर। पहले तय किया जाता है जोधपुर। जोधपुर। जोधपुर के महाराजा कौन थे? जोधपुर के महाराजा भीम सिंह के साथ। भीम सिंह के साथ। और कृष्णा कुमारी के पिताजी कौन हैं? भीम सिंह। भीम सिंह की पुत्री का विवाह जोधपुर के महाराजा भीम सिंह के साथ तय किया जाता है, लेकिन शादी से पहले, सगाई के बाद और शादी के पहले भीम सिंह की हो जाती है मृत्यु। भीम सिंह की हो जाती है मृत्यु और उसके बाद भीम सिंह ने रिश्ता कहां भेज दिया? जयपुर। जयपुर के महाराजा जगत सिंह के साथ। जगत सिंह के साथ इसका रिश्ता तय कर देता है भीम सिंह। अब भीम सिंह के बाद में यहां नया महाराजा कौन बना? भीम सिंह के बाद यहां नया महाराजा बनता है मान सिंह। मान सिंह हस्तक्षेप करता है, भीम सिंह से बोलता है कि देख, पहले तूने शादी जोधपुर तय की थी कि तो कृष्णा कुमारी आएगी तो जोधपुरी, अगर हमारे नहीं आ सकती तो हम दूसरी जगह भी इसको नहीं जाने देंगे। तो इन दोनों के बीच में विवाद उत्पन्न हो जाता है। इस विवाद में शामिल हो जाता है फिर कौन? जयपुर, कि हमारे साथ तय की है शादी, अब दोबारा तो हमारे साथ ही शादी होगी, तुझ में दम हो तो तू रोक के दिखा दे। तो दोनों में फैफा शुरू हो गई। तो यहां से चलते हैं, जयपुर से चलते हैं जगत सिंह। जयपुर से चलते हैं जगत सिंह और जोधपुर से कौन चलता है? मान सिंह। जोधपुर से चलता है मान सिंह और एक छोटा सा युद्ध होता है गिंगोली का 1807। 1807 में छोटा सा युद्ध होता है गिंगोली का, जिसके अंदर जगत सिंह के साथ कौन आता है? यहाँ अमीर खां पिंडारी। अमीर खां पिंडारी की सहायता से, अमीर खां पिंडारी की सहायता से गिंगोली का युद्ध जीत लेता है कौन? यहाँ पे जगत सिंह जीत जाता है और यहाँ पे मान सिंह की क्या होती है? हार। अब अभी भी विवाद इनका समाप्त नहीं हो रहा है, तो इस विवाद को समाप्त करने के लिए अमीर खां पिंडारी भीम सिंह के ऊपर दबाव बनाता है या राय देता है, कुछ भी मान लो। तो अमीर खां पिंडारी भीम सिंह से मिलता है। अमीर खां पिंडारी के दबाव के कारण भीम सिंह कृष्णा कुमारी को क्या दे देता है? जहर। और ये तारीख अमर हो गई इतिहास में 21 जुलाई 1810। 21 जुलाई 1810 को भीम सिंह कृष्णा कुमारी को जहर देता है और कृष्णा कुमारी की मृत्यु हो जाती है और ये विवाद यहीं खत्म हो जाता है। त्रिकोण बनता है। पहले जोधपुर शादी तय की जाती है, लेकिन शादी से पहले भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण रिश्ता जयपुर पहुंच जाता है। अब जयपुर वालों की नाक का सवाल और इधर से जोधपुर वालों की। जोधपुर वाले बोलते हैं कि हमारे आएगी और जयपुर वाले बोलते हैं हमारे आएगी। तो इन सब के झड़प के बीच में अमीर खां पिंडारी पड़ता है और वो भीम सिंह को समझाता बुझाता है कि देख भाई, ऐसी बात है, ये भी राजपूत
और क्यों दोनों बड़ी बड़ी रियासतें हैं तो पंगा लेने से कोई फायदा है नहीं, तो ऐसा अगर इसको जहर दे दें और कृष्णा कुमारी को खत्म कर दिया जाता है और ये विवाद भी इसके साथ ही खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये था कृष्णा कुमारी विवाद, जो इतिहास में कृष्णा कुमारी विवाद के नाम से ही जाना जाता है। 21 जुलाई 1810 को कृष्णा कुमारी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और एक ये छोटा सा युद्ध ध्यान रखना, जोधपुर और जयपुर के बीच में गिंगोली का 1807, जिसमें जयपुर रियासत विजयी रहती है। जयपुर के जगत सिंह विजय रहते हैं, जोधपुर के मान सिंह को हरा दिया जाता है। इसके बाद में अब देखते हैं कि भीम सिंह ने और क्या काम किया। खाली इसी के लिए विख्यात है ये कृष्णा कुमारी विवाद के लिए ही, या फिर और भी कोई काम करता है? तो भीम सिंह ये तारीख भी हमेशा याद रखना, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछी गई है ये। भीम सिंह ने 22 जनवरी 1818 में अधीनता स्वीकार कर ली। किसकी? अंग्रेजों की। अधीनता स्वीकार कर ली अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली 22 जनवरी 1818 में अंग्रेजों की। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो भीम सिंह का दरबारी किशन सिंह, इसने भीम विलास ग्रंथ की रचना की। अब इनकी कोई ज्यादा खास बात है नहीं, एक एक दो बातें हैं, वो हम देख लेते हैं। भीम सिंह के बाद में बनता है नया महाराणा जवान सिंह की भी कोई खास बात है नहीं। जवान सिंह के समय नेपाल के महाराजा। इसके बाद नए महाराणा बनेंगे अब जवान सिंह, 1828 से 1838। जवान सिंह की दो बातें हैं। 1828 से 1838। इसके समय अपने पूर्वजों से मिलने नेपाल के महाराजा विकास शाह। कई बार पूछ लेता है, वैसे अभी तक तो पूछा नहीं, फिर भी पूछ लेता। विकास शाह अपने पूर्वजों की इसके समय अपने पूर्वजों से मिलने नेपाल के महाराजा विकास शाह आते हैं कि यहाँ के रीति रिवाज किस तरह से चल रहे हैं, क्योंकि एक शाखा, मेवाड़ की एक शाखा उठ के नेपाल चली गई थी, तो वही अब दोबारा इसी के, वैसे तो भाई बंधु हैं, तो इनकी रीति रिवाज और किस तरह से शासन किया जा रहा है वो चीजें जानने के लिए ये आते हैं। ठीक है, और इसके समय इसने पिछोला में, जवान सिंह ने पिछोला झील के किनारे जल निवास महलों का निर्माण करवा। ठीक है, जवान सिंह के समय नेपाल के महाराजा विकास शाह इनसे मिलने आते हैं, यहाँ की संस्कृति से परिचित होने के लिए और किस तरह से काज किया जा रहा है वो सब देखने के लिए आते हैं। और जल निवास का, पिछोला झील के किनारे जल महल या जल निवास महलों का निर्माण करवाता है। ठीक है, इसके बाद में नए महाराजा बनेंगे
जवान सिंह के बाद में सरदार सिंह। सरदार सिंह की कोई खास बात नहीं है। सरदार सिंह, एक चीज ध्यान रखना बस, सरदार सिंह के समय एमबीसी मेवाड़ भील कोर की स्थापना, मेवाड़ भील कोर की स्थापना की गई। मेवाड़ भील कोर की स्थापना की गई। मेवाड़ भील कोर की स्थापना की गई, ठीक है। 1981 1841, ठीक है। सरदार सिंह के समय एमबीसी मेवाड़ भील कोर की स्थापना की गई। और इसके बाद में नेक्स्ट कौन बचता है? इसके बाद में शासक तो चलते रहेंगे, लेकिन इतिहास में जिनके बारे में वर्णित है उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद आते हैं अपने स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह की भी कोई ज्यादा खास बात है नहीं। ये रहता है 1842 से 1861। इसने स्वरूप शाही सिक्के चलाए। स्वरूप शाही सिक्के चलाए, पहली बार स्वरूप शाही सिक्के चलाए, ठीक है। और भी इसने अच्छे अच्छे सुधार कार्य किए थे, जैसे मेवाड़ के अंदर सती प्रथा, डाकन प्रथा, डाकन प्रथा 1853, सती प्रथा 1861। स्वरूप सिंह ने मेवाड़ में सती प्रथा 1861 और डाकन प्रथा 1853 पर रोक लगाई। डाकन प्रथा के अंदर क्या होता है कि किसी स्त्री को टॉर्चर किया जाता है, जैसे कहीं निकल जाए या किसी के सामने आ जाए और कोई अशुभ कार्य हो जाए, तो वो यही मानते हैं कि इसी की वजह से ये अशुभ कार्य हुआ है, इसलिए इसे मारना कूटना शुरू कर देते हैं। कई बार तो हद कर देते हैं, इतने अत्याचार करते हैं कि ऐसी महिलाओं को बेड़ियों में बांध लेंगे और टाइम पे खाना पीना भी नहीं दिया जाता और एक कमरे में बेड़ियों में बांध के और डाल देते हैं। तो ये बहुत क्रूर थी। सती प्रथा सब जानते ही हैं। पहले ये सती प्रथा चलती आ रही थी, लेकिन ये वाली सती प्रथा का सबसे ज्यादा उल्लेख कहाँ होता है? अपने मुगल काल में। मुगल काल में इसलिए सती प्रथा ज्यादा हुई क्योंकि मुगल क्या करते थे, यहाँ से महिलाओं को उठा ले जाते थे तो उनके साथ बलात्कार करते, उनको बेचते। तो इस वजह से भी महिलाएं ऐसी क्रूर जिंदगी जीने की बजाय सती होना पसंद करते थे। इसलिए ये सती प्रथा चलती आ रही थी। लेकिन फिर इसके बाद में इसका नाजायज फायदा उठाने लगे। जैसे पहले तो अपनी मर्जी से महिलाएं सती होती थी, लेकिन उसके बाद जबरदस्ती, जैसे कोई सती नहीं भी होती है तो उसे जबरदस्ती सती किया जा रहा था। तो इस चीजों पे इन्होंने, स्वरूप सिंह ने रोक लगाई, ठीक है। स्वरूप सिंह ने विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल की मरम्मत, 9वीं मंजिल की मरम्मत करवाई। स्वरूप सिंह ने विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल की मरम्मत करवाई, ठीक है। साथ में इसके साथ ही इसने जीर्णोद्धार किया पिछोला झील का। पिछोला झील का जीर्णोद्धार,
जीर्णोद्धार किया। स्वरूप सिंह ने स्वरूप शाही सिक्के चलाए, सती प्रथा पे रोक लगाई, डाकन प्रथा पे लोग रोक लगाई और विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल की मरम्मत करवाई और साथ में ही पिछोला झील का भी जीर्णोद्धार किया है। ये खास बातें थी अपने स्वरूप सिंह की। इसके बाद नेक्स्ट आएंगे अपने शंभू सिंह, जिनकी एक एक दो दो बातें प्रचलित हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। इसके बाद आता है अपना शंभू सिंह। शंभू सिंह के बारे में भी एक आध बातें हैं, वो हम देख लेते हैं। उसके बाद आता है शंभू सिंह 1861 से 74। शंभू सिंह ने एक तो क्या काम किया बढ़िया, मेयो कॉलेज में जो स्टूडेंट पढ़ते थे, मेयो कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए, इसमें समझने जैसी कोई बात नहीं है, साथ साथ देखते जाइए, लिखते जाइए। मेयो कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए अजमेर में उदयपुर हाउस, बस यही इसीलिए खास बात है ये, अजमेर के अंदर उदयपुर हाउस का निर्माण करवाया, हाउस का निर्माण, क्योंकि अब एग्जामिनर के पास कुछ पूछने के लिए तो बचा नहीं है, तो वो ऐसे ही क्वेश्चन उठाएगा कि उदयपुर हाउस कहाँ स्थित है। तो जहां देखेंगे कि उदयपुर हाउस, उदयपुर देख के सीधे 90% सीधे जाएंगे स्टूडेंट उदयपुर हाउस के पास, अगर पढ़ा हुआ नहीं है। तो अगर पढ़ा हुआ है तो अपन फिर भी सोच सकते हैं। तो अजमेर के अंदर उदयपुर हाउस का निर्माण करवाया किसने? शंभू सिंह ने। ठीक है, इसके बाद इसमें जो मेन इंपोर्टेंट जो चीज थी वो थी शंभू सिंह के समय वीर विनोद की रचना। वीर विनोद की रचना की गई, वीर विनोद की रचना। और वीर विनोद के कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। और वीर विनोद के लेखक कौन हैं? वीर विनोद के लेखक कौन हैं? कविराज श्यामल दास। वीर विनोद किसने लिखा है? श्यामल दास ने। अब देखते हैं थोड़ी सी बात वीर विनोद के बारे में कर लेते हैं। वीर विनोद के 4 भाग हैं। वीर विनोद लिखी किसने है? श्यामल दास ने लिखी है। श्यामल दास की रचना है वीर विनोद। आओ, वीर विनोद। वीर विनोद के कितने भाग हैं? 4 भाग हैं वीर विनोद के। लेखक कौन है? श्यामल दास। वीर विनोद के लेखक कौन है? श्यामल दास। अगर श्यामल दास के जन्म की बात करें तो श्यामल दास का जन्म ढोकलिया गांव जो वर्तमान भीलवाड़ा में पड़ता है। ढोकलिया गांव भीलवाड़ा में 1836 में हुआ। ठीक है, श्यामल दास बहुत बड़े कवि थे। ढोकलिया गांव भीलवाड़ा में 1836 में हुआ। श्यामल दास को उपाधि मिली हुई थी कविराज और महापोध्याय। महापोध्याय। कविराज की उपाधि कौन देता है इसको? फतेह सिंह। महापोध्याय, ये इसकी उपाधियां थी, उपाधि। ठीक है, अगर इसकी बात करें वीर विनोद की, तो वीर विनोद का लेखन फतेह सिंह ने बंद करवा दिया था। फतेह सिंह ने बंद करवा दिया था वीर विनोद को। ठीक है,
और हम बात करें श्यामल दास की, तो श्यामल दास ने शंभू सिंह, सज्जन सिंह और फतेह सिंह के दरबार में थे, दरबार में रहे थे। ठीक है। वीर विनोद के 4 भाग हैं। लेखक है श्यामल दास की बात करें तो श्यामल दास का जन्म ढोकलिया गांव भीलवाड़ा में हुआ। कविराज और महापध्याय की उपाधि दी गई है श्यामल दास को। और वीर विनोद का लेखक एक बार रोक भी दिया गया था फतेह सिंह के द्वारा। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सज्जन सिंह की। छोटी छोटी बातें हैं जो कई बार एग्जामिनर सीधा पूछ लेता है, इसलिए याद करना जरूरी है। इसके बाद हम बात करते हैं सज्जन सिंह की। सज्जन सिंह आदमी तो ये भी अच्छा था। सज्जन सिंह 1874 से 1884। इसने क्या किया, एक तो सज्जनगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। सज्जनगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, जिसको क्या कहा जाता है, मुकुटमणि। उदयपुर का मुकुटमणि, उदयपुर का मुकुटमणि कहा जाता है किसे, सज्जनगढ़ दुर्ग को। ठीक है सर। इसके बाद अगर हम बात करें तो सज्जन सिंह ने कविराज की उपाधि दी। किसको? कविराज की उपाधि श्यामल दास को कविराज की उपाधि। ठीक है। इसके बाद और कुछ बात करें तो सज्जन सिंह के समय ही अपने दयानंद सरस्वती सज्जन सिंह के समय दयानंद सरस्वती मेवाड़ आए थे और इन्होंने परोपकारी सभा का निर्माण करवाया, जिसका अध्यक्ष किसे बनाया गया, सज्जन सिंह को इसका अध्यक्ष बनाया गया। सज्जन सिंह को इसका अध्यक्ष बनाया। ठीक है। देखो परोपकारी सभा का गठन हो चुका है और एमबीसी मेवाड़ भील कोर का गठन भी हो चुका है। ठीक है। 1883 इसी के समय, सज्जन सिंह के समय ही राजस्थान की पहली पत्रिका संचालित होगी। सज्जन सिंह के समय सज्जन कीर्ति सुधाकर राजस्थान की पहली पत्रिका। ठीक है। एक नोट लगा के लिख लेना, मेवाड़ की अंतिम सती थी ऐजाबाई। मेवाड़ की अंतिम सती ऐजाबाई स्वरूप सिंह की पत्नी। ऐजाबाई स्वरूप सिंह की पत्नी। ठीक है।
सज्जन कीर्ति सुधाकर का भी प्रकाशन सज्जन सिंह के समय ही होता है, जो राजस्थान की पहली पत्रिका थी। ठीक है, सज्जन सिंह के समय क्या क्या हो गया, मेवाड़ के अंदर दयानंद सरस्वती आ गए, उन्होंने परोपकारी सभा की स्थापना की और परोपकारी सभा का अध्यक्ष किसे बनाया गया, सज्जन सिंह का। सज्जन सिंह ने सज्जनगढ़ दुर्ग बनाया जिसे उदयपुर का मुकुटमणि कहा जाता है। ठीक है, और नोट लगा के लिख लेना, मेवाड़ की अंतिम सती थी एजाबाई स्वरूप सिंह की पासवान पत्नी, स्वरूप सिंह की पासवान पत्नी। ठीक है, इसके बाद में आते हैं अपने फतेह सिंह। ये फतेह सिंह वही हैं जिन्होंने वीर विनोद के लेखन को रोक दिया था। फतेह सिंह, फतेह सिंह, फतेह सिंह ने फतेह सागर झील का निर्माण करवाया। फतेह सागर झील, फतेह सागर झील का निर्माण, झील का निर्माण। ठीक है, इसकी नींव, फतेह सागर झील की नींव ड्यूक कनॉट के द्वारा रखी गई थी, कनॉट के द्वारा रखी गई, जिसके कारण इसको कनॉट बांध भी कहा जाता है। कनॉट, फतेह सागर झील को कनॉट बांध भी कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, अब देखो फतेह सिंह के समय चेतावनीरा चुंगटिया किसके द्वारा लिखित, केसरी सिंह बारहट, केसरी सिंह बारहट। देखते हैं चेतावनी चुंगटिया का क्या मतलब है। एक बार फतेह सिंह दिल्ली दरबार में जा रहा था तो केसरी सिंह ने कहा कि देख, अगर हम पीछे मेवाड़ के राणाओं की बात करें तो आज तक कभी दिल्ली दरबार में गए नहीं, और तुम्हारे पूर्वज तो लड़ते लड़ते मुगलों से लड़ते लड़ते मर गए, और तू आज वहां जा रहा है उसके दरबार में, उनके साथ बैठेगा उठेगा। क्योंकि जब इन अमर सिंह ने संधि भी की थी तो उस समय भी लिखा, उसमें संधि में ये पॉइंट हाईलाइट किया था, अपन ने देखा था कि मेवाड़ महाराणा कभी भी दरबार में नहीं जाएगा, मुगलों के दरबार में नहीं बैठेगा, लेकिन फतेह सिंह जा रहा है उनके दरबार में, तो केसरी सिंह ने सोटा लिखे और इसके पास भिजवाता है कि तू समझदार आदमी है, देख ले तेरे पूर्वजों ने क्या किया और तू क्या करने जा रहा है। तो उसको पढ़ के और ये फतेह सिंह वापस आ जाता है, दिल्ली दरबार में नहीं जाता है। ठीक है, फतेह सिंह लॉर्ड मिंटो के उदयपुर आगमन पर मिंटो दरबार हॉल का निर्माण करवाता है। ठीक है, और सर इसके बारे में, और इसी के समय फतेह सिंह के समय ही प्रिंस वेल्स का उदयपुर आगमन होता है, उदयपुर आगमन। ठीक है, और इसी के समय बिजोलिया किसान आंदोलन और छप्पनिया अकाल के समय भी
फतेह सिंह ही कौन था? मेवाड़ का महाराणा। समय भी फतेह सिंह महाराणा था, फतेह सिंह मेवाड़ महाराणा, ठीक है। और छप्पनिया अकाल 1899, ठीक है। ये बातें थी फतेह सिंह के बारे में। फतेह सिंह ने फतेह सागर झील बनवाई, दिल्ली दरबार जा रहा था, लेकिन चेतावनी का चुंगटिया और केसरी सिंह बारहट के लिखे हुए सोटों को पढ़कर रुक जाता है, दिल्ली दरबार में नहीं पहुंच पाता है, वापस आ जाता है। और फतेह सिंह ने लॉर्ड मिंटो के आगमन पर मिंटो दरबार हॉल का निर्माण करवाता है। प्रिंस वेल्स अभी उदयपुर में आगमन फतेह सिंह के समय ही होता है। बिजोलिया किसान आंदोलन बहुप्रसिद्ध है, सब जानते हो। और छप्पनिया 1899 वाला छप्पनिया अकाल भी फतेह सिंह के समय ही मेवाड़ में पड़ता है, ठीक है। इसके बाद मेवाड़ का अंतिम महाराणा देखते हैं अपन, जो इतिहास में वर्णित है, और वो है अपने भूपाल सिंह। 1921 से 1948 भूपाल सिंह, महाराणा भूपाल सिंह 1921 से 1948। इनकी एक ही बात बहु प्रसिद्ध है कि ये आजादी व एकीकरण के समय मेवाड़ के महाराणा थे, मेवाड़ के महाराणा, ठीक है। ये था अपने मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ का अंतिम राजा आजादी और एकीकरण के समय कौन था? भूपाल सिंह, जो इतिहास में वर्णित है। इन सब के मेवाड़ के बारे में अपन ने लगभग सभी चीजें पढ़ ली हैं। फिर भी अगर कोई चीज रह गई हो तो तुम मुझे टेलीग्राम चैनल पे बता सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। इससे संबंधित मेवाड़ से जो भी ऑल ओवर मेवाड़ से संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे वो आप सबको वहां पे मिल जाएंगे। और इसके बाद क्या स्टार्ट करना है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मारवाड़ शुरू करें या फिर जयपुर रियासत, तो उस चीज के बारे में आप बता सकते हैं, ठीक है। मेवाड़ कंप्लीट हो गया है, इसको आप अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि हर एग्जाम की दृष्टि से और हर एग्जाम में मेवाड़, मारवाड़ और जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, इन रियासतों से क्वेश्चन कंफर्म बनता ही बनता है, ठीक है। तो